आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय प्रणाली लिया है, जहां से एक प्रश्न आपको पैट परीक्षा में देखने को मिलता है। तो जिसमें हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का संपूर्ण विश्लेषण एवं व्याख्या सहित उनको हम देखेंगे और यहाँ पे हम एक नंबर आज इस वीडियो में पक्का कर लेंगे। यदि आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो एक नंबर जो आपका यहाँ से बनेगा वो आपको यहीं से देखने को, इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार डिजिफ्लाई में। तो पहला प्रश्न देखेंगे संसदीय प्रणाली से क्या है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार डॉट 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 संसद का कार्य है। जो अनुच्छेद 245 है 245 उसके अनुसार जो है संसद का क्या कार्य है? सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना या एकत्र करना। ये प्रश्न है आपके सामने और आंसर दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। जो यहाँ पे रिवीजन और प्रैक्टिस की दृष्टि से आए हैं इस वीडियो पे, तो वो साथ के साथ कमेंट कर चले, जिससे कि उनको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी तैयारी उनकी बेहतर है और वो आंसर सही कर पा रहे हैं या नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा जल्दी से। तो इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, कानून बनाना होता है, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 245 जो है भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य सरकार के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। यहाँ पे विस्तृत व्याख्या हम देखेंगे, क्योंकि यदि आपसे जो प्रश्न बनता है तो वो व्याख्या से बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए एक विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बन सकेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो जो आपका एक नंबर का प्रश्न एग्जाम में बनता है, पैट एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न बनता है, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये भी पैट में पूछा गया है और ऊपर वाला भी पैट में पूछा गया है। तो एक नंबर जो यहाँ से बनता है वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। बस अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा और व्याख्या को बिल्कुल समझना है अच्छे से, क्योंकि जो प्रश्न बनेगा वो व्याख्या से बनेगा या पूर्व परीक्षा प्रश्नों से आपको देखने को मिल जाएगा। तो संपूर्ण जो संसदीय प्रणाली का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न है और एक नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं कि संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जो संसदीय प्रणाली है उसमें लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के, जनता के, न्यायपालिका के या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होती है लोकसभा कार्यपालिका? बताइए इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए विधानमंडल। दोस्तों आप यहाँ पे अपना भी जो है कमेंट करके उत्तर देते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम पता करेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका विधानमंडल। चलिए अब इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। क्या है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, याद रखना भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका का विधायिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना है। यहाँ कार्यपालिका अध्यक्ष शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसद प्रणाली जो है वो ब्रिटेन की संसद प्रणाली से प्रेरित है। दूसरा प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया आपका। जो भारतीय संसद प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है संसदीय प्रणाली, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप पढ़िएगा अच्छे से। यदि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं उसका आंसर आपको बता ही रहा हूँ, साथ के साथ विस्तृत व्याख्या भी करा रहा हूँ। तो आप उसको साथ के साथ देखते चलें, अच्छे से देखें वीडियो को। आज ही ये संसदीय प्रणाली का टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। जो लोकसभा चुनाव है उनके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 साल, 21 साल, 35 साल या डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार प्रश्न में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो कभी कभी तो आपको दे देगा कि लोकसभा चुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव दे देगा, ठीक है, कभी राष्ट्रपति दे देगा, कभी उपराष्ट्रपति दे देगा। तो उसमें क्या पूछता है? न्यूनतम आयु पूछता है। यहाँ पे बदल देता है, लोकसभा की जगह राज्यसभा कर देगा, विधानसभा कर देगा, विधान परिषद कर देगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में बनता है और ये बहुत क्वेश्चन विशेष है अपने आप में। इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछने जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बताइए लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है?
तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे 25 साल, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे और यहाँ से हम सभी चीजों को क्लियर कर लेंगे। कैसे कि लोकसभा सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है 25 वर्ष, ठीक है। और जबकि राज्यसभा के लिए कितनी है, राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। याद रखेंगे, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इसी तरह राष्ट्रपति हुआ एवं उपराष्ट्रपति हुआ, इनके चुनाव हेतु न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष, ध्यान रखना। और बात करें विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए 30 वर्ष। तो याद रखेंगे, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा राज्यसभा और आपको विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 35 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई हमारी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से यदि आप संपूर्ण रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि दिन कम बचे हैं, 20-25 दिन बचे हैं आपके, और यदि इतने दिन में आप बहुत ही कम टाइम में सभी चीजों को तैयार करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा और पूरा आप कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी जीके का जितना भी पोर्शन है आपका, वो बहुत ही आराम से आप बहुत कम टाइम में कवर कर लोगे। एक एक सब्जेक्ट जो हुआ, जैसे कि इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, सब बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने कराए हुए हैं वहां पे, संपूर्ण विश्लेषण व्याख्या सहित आप उनको देख सकते हैं। बिल्कुल जरूर एक बार चेक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। ये पूछ लिया है, जो राष्ट्रपति होता है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है निम्न में से। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए कौन दिलाता है राष्ट्रपति को पद की शपथ। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हमेशा याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे हम। व्याख्या क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी, ठीक है। और यदि आपसे एग्जाम में बन जाए कि भारत के जो शपथ जो राष्ट्रपति जो है वो शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और यदि उनकी अनुपस्थिति है, वो अनुपस्थित नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। ये बात ध्यान रखना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों अपने आप में वो प्रश्न है जो आयोग पूछता है, कैसी प्रवृत्ति है आयोग की, आप यहां से अंदाजा लगा रहे होंगे, और सभी प्रश्न आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। चलिए अगला के निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। ये आपसे पूछ लिया है कि निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर जो संसदीय प्रणाली है वो संचालित होती है हमारी। ऑप्शन है कार्यपालिका का विधान, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, संसद की सर्वोपरिता, न्यायपालिका की सर्वोपरिता या शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। तो बताइए 66 का क्या राइट आंसर होगा। जो संसदीय प्रणाली है वो उसका एक बहुत सिद्धांत है, जो हमने पहला प्रश्न इसी पर आधारित था। ये देख घुमा फिरा के पूछ लिया है प्रश्न। तो याद रखेंगे, जो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, किसके, विधायिका के, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये हमने पहले प्रश्न में आपको कराया था, देखिए फिर से वही रिपीट हो गया प्रश्न। तो कितने अपने आप में कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और बात कर लें इसकी व्याख्या की कि अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। याद रखेंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार, इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, संसद के प्रति, मतलब विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी अब तक तैयारी कराई है पैट एग्जाम की बिल्कुल निःशुल्क और बेहतर कंटेंट के साथ, और आगे भी इसी तरह कराते रहेंगे। करंट अफेयर की क्लास आपको रेगुलर आएंगी, टेंशन ना लें। पूरा करंट अफेयर में यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। 10 नंबर का करंट अफेयर आपके पैट एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी कराऊंगा। और जो सितंबर माह में जितने भी एग्जाम होंगे आपके, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह हुआ, एनडीए वाला हुआ, उन सभी के लिए मैं यहाँ पे करंट अफेयर आपको कराऊंगा, टेंशन ना लें बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो बताइए कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ये आपसे पूछा है। अनुच्छेद 128, 198, 223 या 249। अनिश्चित सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है,
कि भारत संविधान के भाग XI मतलब 11 में अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 249 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनुच्छेद ... के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत? ये आपसे पूछा है। 93, 198, 108, 105 या 116। कौन सा राइट आंसर होगा? आप बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि अनुच्छेद 108 के अनुसार प्रावधानों के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। ये उसको इतना अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के प्रावधान में ये किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 108 में ये बात कही गई है। चलिए इसको व्याख्या पूरा विस्तृत तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे कि अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करेगा यदि, कब करेगा ये आपसे पूछा है, कब करेगा? देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, एक तो तब करेगा। दूसरा, सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, ये जब करेगा। या दूसरे सदन को विधेयक के पास किए बिना 6 महीने से ज्यादा समय हो गया हो। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के संबंध में आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में ... के पास वोट डालने का अधिकार होता है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की यदि स्थिति आ जाती है तो किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, स्पीकर के पास या उपराष्ट्रपति के पास? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किसके पास अधिकार होता है? तो आप कहेंगे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के पास होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 101 के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्य संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। क्या है कि लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे फिर उसका आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर आंसर देते रहिएगा जो आप रिवीजन और प्रैक्टिस की दृष्टि से यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, क्या है प्रश्न? पढ़िएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से लिया था? लाल किला दिल्ली से। कहां दिया था? लाल किला दिल्ली से, तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली से, संसद संविधान सभा से, इंडिया गेट नई दिल्ली से। कहां से दिया था ये भाषण? ये पूछा है जो पीटी नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था? देखिए कैसा प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया है, बताइए। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो उस सभी के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि पैड जो है क्या कर रहा है, पैड जो है अपने एग्जाम का जो पैटर्न है उसको बढ़ा रहा है, उसको हाई कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संसद संविधान सभा से दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण था जो संविधान सभा में संसद भवन दिल्ली 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न अगला किया कि इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? देखिए इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? वीवी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती। बताइए इनमें से कौन सा राष्ट्रपति नहीं था भारत का कार्यवाहक? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखना कार्यवाहक पूछा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल जो था वो 13 मई 1947 से लेकर 3 मई 1969 ईस्वी तक था। अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? निम्न है वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्या है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ये बात ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है जो बार-बार रिपीट होता है एग्जामों में। देखिएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी, वन रक्षक, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। पूछा क्या है प्रश्न में कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले यदि वो त्यागपत्र करता है तो वो त्यागपत्र किसको सौंपता है? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा को? तो याद रखेंगे, यदि कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र देता है, त्याग करना चाहता है, तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति, ठीक है? इसी तरह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है? दोनों को याद रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास या भारत के उपराष्ट्रपति के पास? बताइए किसके पास शक्ति होती है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है ये शक्ति कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये बात आप ध्यान रखना, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं व नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10, 12, 22 या 9? तो 12 को किया जा सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहीं से आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जो 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपका पेट एग्जाम में, वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। बस अच्छे से आप मेरे साथ इन सभी को करते रहिएगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? मृत्युदंड यदि सजा किसी को दी गई है तो उसमें क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या भारत के महान्यायवादी को? बताइए किसके पास है मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार? इसका राइट आंसर बताइए किसके पास है? तो वो है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है, ये इसमें कहा गया है अनुच्छेद 72 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बहुत ही कम टाइम में दोस्तों हम इन सभी प्रश्न को, इस पूरा टॉपिक जो संसदीय प्रणाली का पूरा टॉपिक है, इसको कवर कर लेंगे। यदि आप इतना ही कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप 1 नंबर आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे पूरा विस्तृत व्याख्या जो मैं करा रहा हूँ इसको आप अच्छे से समझिएगा और आप एक नंबर आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं इस टॉपिक को, संसदीय प्रणाली के को, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस यहीं से हो जाएगा आपका काम। चलिए, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे? 5वें, 7वें, 6वें या 8वें? बताइए नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो 6वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न से क्या अनुभव, क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप? तो एक काम करिएगा, आप क्या करेंगे कि आप राष्ट्रपति के जो क्रम है उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जो मुख्य राष्ट्रपति हुए हैं उनके क्रम को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि नीलम संजीव रेड्डी 6वें, ऐसे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, उस चीज को आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के आधार पर 7वें राष्ट्रपति थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद दो पदासीन रहे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये बात ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में बनता है। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, ये आपसे पूछा है। तो हो सकता है आप अब की बार ये पूछ ले कि जो द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में राष्ट्रपति, वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो उसको भी आप साथ के साथ कवर करते चले।
ये आप कमेंट करके बताना है जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति है वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, ये आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। यदि जो इस वीडियो को प्रश्न यहाँ तक देख रहा है वो आप कमेंट करके जरूर बताना कौन से नंबर की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कमेंट में आप बताना, ठीक है। अब बताइए, चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। जो श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये आपको बताना है कमेंट करके। चलिए 14वें हैं, याद रखेंगे, ठीक है 14वें, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। द्रौपदी मुर्मू आप कमेंट करके बताना है, यहां से अंदाजा लगा लेंगे आप। चलिए कुछ और को देख लेते हैं कि प्रश्नकाल के समय श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 2022 से द्रौपदी मुर्मू, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, याद रखना 15वीं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे 13वें, और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये चीजें आप तैयार रखना। देखिए मुख्य मुख्य राष्ट्रपति यहीं से आपको कवर हो गए। द्रौपदी मुर्मू का पता चल गया 15वीं, रामनाथ कोविंद 14वें, 13वें श्री प्रणब मुखर्जी, और 12वीं कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी ये थी, ठीक है। सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 10 वर्ष का, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का या 4 वर्ष का, कितने वर्षों का होता है। चलिए इसका राइट आंसर सभी दे देंगे, बताइए। बहुत ही अच्छा आसान प्रश्न है। देखिए क्या होता है, आप कहेंगे 5 वर्ष होता है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इससे पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको, उपराष्ट्रपति को, इसकी हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पहले पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चकबंदी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। ये आपसे पूछा है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। इसका राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। इस पे हमने अभी चर्चा की थी, क्या था राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा, नीलम संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। अभी मैंने बताया तो था, उसमें आपको व्याख्या कराई थी उसमें कि 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवारों को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था या उम्मीदवारों को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया तथा भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। ये बात ध्यान रखेंगे, 6ठे राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, राज्यसभा के पास, राष्ट्रपति के पास, उच्चतम न्यायालय के पास या लोकसभा के पास। बताइए किसके पास है ये अधिकार पद से हटाने का उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, राज्यसभा के पास ये अधिकार है। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, और इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व ने दी गई हो। कितने दिन पहले, 14 दिन पूर्व ने दी गई हो, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर आपको अच्छे से देना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 74। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अनुच्छेद 66 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात की गई अनुच्छेद 63 में, लेकिन अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। किसमें, अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/4, 1/3, 1/2 या 1/5।
बताइए क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करिएगा। 1/3 ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। व्याख्या को देखिएगा अच्छे से कि राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि का सभा है। जो राज्यसभा होती है भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है तथा लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है, ये आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। याद रखेंगे। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके बारे में हमने अभी बात की थी, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अनुसार, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, पदेन अध्यक्ष होता है बस। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, 31 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो अभी हमने इसकी चर्चा की थी, पहले तीसरे प्रश्न में इसकी बात की थी हमने। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, बताइए कितनी होती है? लोकसभा के लिए कितनी होती है और राज्यसभा के लिए कितनी होती है? तो राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कितनी होती है, 25 वर्ष। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। राज्यसभा का पूछा है, ये प्रश्न कैसे ही बन सकता है, लोकसभा का पूछ ले, राज्यसभा का पूछ ले, विधानसभा का पूछ ले, विधान परिषद का। मैंने ये चीजें आपको क्लियर कर ही दी हैं। और एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ दोस्तों, यदि आप इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं अपनी कम टाइम में, 20-25 दिन में आप पूरा रिविजन करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स का, तो मैं नीचे प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको सभी सब्जेक्ट की, वहां से आप सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, और प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो और कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, प्रश्न इसको अच्छे से पढ़िएगा और तब आंसर दीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनने के ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, और इस तरीके से ही मॉडरेट लेवल का जो एग्जाम पैड बना रहा है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और उसका आंसर दीजिएगा। क्या है प्रश्न कि निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? इनमें से दिए गए हैं 4 विकल्प, इसमें पूछा है कि राज्यसभा की कौन सी शक्ति है, इनमें से एक है, कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? पहला है, यह संघ सूची और समृद्धि सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक और गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, ये नहीं है। ठीक है, यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्ताव को मंजूरी देता है राज्यसभा, नहीं। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947 को, 13 मई 1952 को, 27 जनवरी 1950 को या 15 जून 1952 को? इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, पूछा है आपसे। तो आप कहेंगे 13 मई 1952 को की गई थी प्रथम लोकसभा आयोजित। ऑप्शन सी याद रखेंगे, 13 मई 1952 को की गई थी। भारत विश्व का क्या है प्रश्न? भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम बार लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जिसे बोलते हैं, 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक तथा एम अनंत सैनम अयंगर 8 मार्च 1956 ईस्वी से 16 अप्रैल 1962 तक थी। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। तो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है 17वीं लोकसभा के, और प्रथम लोकसभा के जीवी मावलंकर थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। चलिए पानी वगैरह पी के बैठिएगा इस वीडियो को देखने के लिए, बीच में एक बार वीडियो को पॉज करके आप पानी पी लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा या विधानसभा में? तो मैंने बताया था आपको 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन सी, लोकसभा या विधानसभा।
ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए 21 वर्ष होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने के शून्यकाल का क्या अर्थ है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य अंतराल, या जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। शून्यकाल का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्यकाल की संज्ञा दी है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन 1 नंबर के लिए दोस्तों इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, पढ़िएगा अच्छे से। चलिए, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? लोकसभा में सदस्यों द्वारा जो निजी विधेयक है पेश करने की अवधि, सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 5 माह, 3 माह या 6 माह? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पास करने की सूचना अवधि कितनी होती है? बताइए। 1 माह होती है सूचना अवधि पेश करने की, याद रखेंगे ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पे चीजों को क्लियर करेंगे कि लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह की होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन की होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है, और यदि किसी मंत्री से इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाता है तो इसे निजी विधेयक कहा जाता है। दोस्तों अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, यदि आप इतनी व्याख्या विश्लेषण प्रत्येक प्रश्न की यहाँ पे कर रहे हैं और इतने प्रश्न आप लगा रहे हैं एक टॉपिक के, तो यहाँ से जो 1 नंबर बनेगा क्या वो बाहर जाएगा? आप ही बताइएगा। पूरा हम प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण करके आपको पूरी व्याख्या करा रहे हैं, जिससे आपका जो मुख्य चीजें हैं जो आपको वास्तव में यहाँ पढ़नी चाहिए पैट एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो बस आपको अच्छे से इसी को देख लेना है, यहीं से आपका काम हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस रिवीजन एकदम बेहतरीन हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। चलिए, वर्तमान में ... लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। कितने? 543, याद रखेंगे। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई थी। 84 में संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। 104 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया है। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो गई है। कितनी हो गई है? 550, याद रखेंगे। ये समाप्त कर दिए गए हैं 2 एंग्लो इंडियन जो करते थे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 104वें संविधान संशोधन द्वारा, 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा। इस बात को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? 39, 85, 109 या 131? बताइए कितनी है? तो 131 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, धर्मनिरपेक्ष की बात जब यहाँ पे हम करते हैं, अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए कितनी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, फिर से पूछ लिया है। कितने वर्षों का होता है? आप आसानी से बता दोगे। 5 वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन है और
सभापति व अधिष्ठाता लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव लोकसभा सदस्य द्वारा होता है। वर्तमान 2023 में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे, और वीडियो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब लास्ट 3 प्रश्न इस टॉपिक से बचे हैं। चलिए इनको जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है कि भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? किस लोकसभा अध्यक्ष का? ऑप्शन है 4, डॉक्टर GS ढिल्लन, डॉक्टर बलराम जाखड़, श्रीमती मीरा कुमार, श्री हुकम सिंह। बताइए इनमें से जो लोकसभा अध्यक्ष का किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो आप कहेंगे डॉक्टर बलराम जाखड़। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डॉक्टर बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तथा 16 जनवरी से 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछड़ा कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो अभी बात की थी, कितने हैं? 80 हैं, याद रखेंगे। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 81 में। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543 है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का उत्तर प्रदेश कितने 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए इस वीडियो को अंतिम प्रश्न देखेंगे अब कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम ... सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 100 के, 75 के, 25 के या 50 के? तो न्यूनतम कितने सांसदों की आवश्यकता होती है भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की? तो 50। ऑप्शन बी 50, न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यातव्य है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, संसदीय प्रणाली से जो प्रश्न थे। यहीं से आपका एक प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो दोस्तों जिसने भी ये कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखी है तो उसको यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा जब एग्जाम दोगे, क्योंकि सभी अच्छे प्रश्न जो भी UPSSI द्वारा अब तक पूछे गए हैं उन सभी को हमने कवर किया और साथ ही साथ उनकी विस्तृत व्याख्या करी, विश्लेषण किया, जिससे जो भी प्रश्न यदि बनेगा तो वो विस्तृत व्याख्या विश्लेषण से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और फिर से आपका अपना परिवार डिजिफिलाई लेकर आएगा आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों इसी तरीके से पैट 2025 के एग्जाम तक ये वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। उसके बाद हम अन्य एग्जाम की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।